नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बलगम की शिकायत के बारे में कि यदि किसी को बलगम की शिकायत हो जाती है, खास खास के परेशान है, बलगम निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, तो उसको कौन कौन सी चीजें खाने में बिल्कुल नहीं खानी है, ये चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। मैंने देखा है कि लोग कई दिनों तक इस तकलीफ के लिए दवाई लेते हैं, डॉक्टरों को हजारों रुपए फीस के दौरान देते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें ये नहीं बताते, ये सलाह नहीं देते कि उनको क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो आज के वीडियो में ये सलाह आपके लिए टोटली फ्री ऑफ चार्ज मैं ये अवेलेबल कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि बलगम आखिर बनता क्यों है, इसमें क्या क्या तकलीफ हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी जटिलताएं हमें बलगम की वजह से देखने को मिलती है। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी 5-6 चीजें हैं जो हमें बिल्कुल बलगम यदि बन रहा है किसी को तो बिल्कुल नहीं खानी है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं बलगम के बारे में। बलगम की शिकायत बहुत लोगों को होती है, खासकर इस सीजन में। जैसे ठंडी शुरू होती है वैसे ही खास खास के और बलगम थूक थूक के लोगों के तो हाल बेहाल हो जाते हैं। लोग अभी तो ये सीजन भी ऐसा देख रहा हूँ कि एक एक डेढ़ डेढ़ महीने से सफर कर रहे हैं और खास खास के परेशान है, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई आराम नहीं हो रहा है। डॉक्टर से डॉक्टर बदले जा रहे हैं और कोई डॉक्टर उन्हें ये नहीं बता रहा है कि उसको क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये प्रिकॉशन नहीं देते। डॉक्टरों के पास इतना समय ही नहीं होता है कि वो ठीक तरह से पेशेंट से बात करे। उठाया अपनी चिट्ठी लिखी और पेशेंट को रवाना कर दिया, यही चीज चालू है। तो आज के वीडियो में फ्री ऑफ चार्ज आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें नहीं खाना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आखिर बलगम बनता क्यों है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर बलगम बनता है हमारे फेफड़ों के अंदर, जो लंग्स होते हैं हमारे, जिसे हम कहते हैं। तो लंग्स हमारा सांस लेने का काम करता है। यदि उसके अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें बलगम बनता हुआ देखने को मिलता है। बलगम के बहुत से अलग अलग प्रकार भी हमें देखने को मिलते हैं और उस प्रकार पे से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडरलाइन कॉज क्या होगा जिसकी वजह से ये बलगम बन रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं बलगम बनने के। बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, किसी को ट्यूबरकुलोसिस टीबी की शिकायत हो सकती है, या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किसी को कैंसर जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है जिसकी वजह से बलगम हो, या फिर किसी को सीओपीडी की तकलीफ हो सकती है जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कह के बुलाते हैं, जो सिगरेट स्मोकर्स के अंदर खासकर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस डेवलप होने के बाद में बलगम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर अस्थमा के केसेस में भी हमें बलगम बनता हुआ देखने को मिलता है। तो ऑल इन ऑल फेफड़ों की ये सभी समस्याएं थी जिसमें हमें बलगम बनता हुआ देखने को मिलता है। इसमें से भी सबसे कॉमन कॉज क्या है, सबसे सामान्य कारण क्या है जिसकी वजह से हमें हमारे फेफड़ों के अंदर बलगम बनता हुआ देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कॉमन कॉज जो है वो है एलर्जी। एलर्जी किसी चीज की यदि किसी को है तो उसके अंदर हमें बहुत जल्दी बलगम बनते हुए देखने को मिलता है। एलर्जी की वजह से हमारे जो लंग्स है, जो फेफड़े है, श्वसन संस्था है, उसके अंदर बहुत जल्दी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वहां बहुत जल्दी बलगम बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि किसी को फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होता है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन यानी हमारा जो कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, सर्दी जुकाम, यदि किसी को बार बार होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें बलगम बहुत ही जल्दी बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टीबी इसका एक और कॉमन कारण है, कॉमन कॉज है जिसकी वजह से हमें बलगम बनता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन टीबी के अंदर बलगम बनने का जो प्रमाण है वो बीमारी बढ़ने के साथ में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। बीमारी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बलगम बनने का प्रमाण हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है और अल्टीमेटली जब वेल एस्टेब्लिश्ड डिजीज हो जाता है तब बहुत ज्यादा बलगम हमें वहां पे ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, टीबी के अंदर बनता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से हमें बलगम बनता हुआ देखने को मिलता है। अब ये जो बलगम होता है ये बनता तो श्वसन संस्था के अंदर है, हमारे लंग्स के अंदर या हमारे फेफड़ों के अंदर हमें बलगम बनता हुआ देखने को मिलता है। कई बार हमारे फेफड़ों के अंदर से आने वाले एक पाइप नुमा जो नली होती है उसके अंदर ये बलगम अटक जाते हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी का कारण रोगी के अंदर हमें बनता हुआ देखने को मिलते हैं।
तो अब क्या-क्या जटिलता या कॉम्प्लिकेशन है जो बलगम की वजह से हमें बनते हुए देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा बलगम किसी को बन ही गया, तो क्या ही हो जाएगा? तो आज जटिलता के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि आप श्वास ले रहे हैं और उस वो एक नली में से हवा हमारे शरीर के अंदर जा रही है, वो नली यदि ब्लॉक हो गई तो आप क्या करोगे? तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है सांस लेने में। पेशेंट सांस ही नहीं ले पाता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें ब्रीदिंग के अंदर, रोगी के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमको बार-बार इन्फेक्शन ऐसे रोगी के अंदर होते हुए देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन का जो प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें इस कारण की वजह से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ यदि बलगम बहुत ज़्यादा बना है तो ऑक्सीजन का प्रमाण भी हमें लंग्स के अंदर कम पहुँचता हुआ देखने को मिलता है। हवा ही नहीं जाएँगी लंग्स तक तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा मिलेगा लंग्स को। और यदि हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुँचाएँगे और ऐसे में हमारे शरीर के अंदर हमें ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है जिसको हम हाइपोक्सिया कह के बुलाते हैं। तो हाइपोक्सिया वहाँ पे हमको बलगम ज़्यादा बनने की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारी श्वसन संस्था है, जो एयरवेज़ है, उसके अंदर यदि ये बलगम ज़्यादा प्रमाण में रह जाता है या स्टिकी रह जाता है, तो हमको वहाँ पे चिपका हुआ अलग-अलग जगहों पे ये बलगम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हमें अक्सर होता हुआ देखने को मिलता है। ऐसे में कई बार जो रोगी होता है, उसके छाती के अंदर घर-घर की आवाज़ हमें आता हुआ देखने को मिलता है। घर सांस लेगा, छोड़ेगा तो घर-घर की आवाज़ रोगी के अंदर हमें आती हुई देखने को मिलती है। यूजुअली यदि इसका प्रमाण कम रहा तो स्टेथोस्कोप से यदि हम एग्जामिन करते हैं तो हम इसको ईज़िली सुन सकते हैं, लेकिन कई बार प्रमाण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इसका कि आप दूर बैठे हो तो भी हमें घर-घर की आवाज़ सुनाई देती है। खासकर बच्चों के अंदर और बूढ़ों के अंदर तो हमें कई बार ऐसे रोगी देखने को मिलते हैं जो उधर लेटे हैं लेकिन हमको यहाँ पे सुनाई देता है कि उसकी छाती के अंदर घर-घर की आवाज़ आ रही है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि ये तकलीफ बार-बार होती है किसी को तो निमोनिया होने के चांसेस हमें रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं। बार-बार निमोनिया होता रहेगा रोगी को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हमें रोगी के अंदर होते हुए देखने को मिलती है। इसकी सीवियरिटी यदि बढ़ गई तो निमोनिया की वजह से भी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। उसके डब्ल्यूबीसीज़ काउंट बढ़ जाते हैं और ब्लड के जो काउंट्स है वो पूरे मिसमैच हो जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी काउंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो निमोनिया एक गंभीर समस्या है जो इस कारण की वजह से हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो ये सभी जटिलताएँ हमें बलगम ज़्यादा बनने की वजह से होती हुई देखने को मिलती है। अब हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ जो कोई नहीं बताता आपको कि यदि आपको बार-बार बलगम बन रहा है तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आज मैं आपको बता रहा हूँ और ये टोटली प्रूवन और साइंटिफिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी साइंस में एस्टेब्लिश्ड है कि ये चीज़ें आपको नहीं खाना है। ऐसा मन से कुछ भी मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तो क्या नहीं खाना है? तो सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिसकी तासीर ठंडी हो। तासीर यानी जो ठंडी चीज़ें होती है, जैसे हमारे घर में जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं वो बोलते हैं ठंडी चीज़ें मत खाओ। वो सभी ठंडी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ख़ासकर इस सीज़न में आता है मूली और ये मूली आपको बिल्कुल नहीं खाना है यदि आपके अंदर बलगम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मूली आपको बिल्कुल नहीं खाना है, मूली की तासीर बहुत ठंडी होती है और यदि किसी को बलगम है और उसने मूली खा लिया तो उसकी तकलीफ़ हमेशा ही हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। मैंने देखा है कई डॉक्टर इस इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं जिस आपको जो खाना है खाओ कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप आज़मा के देख लेना यदि आपको बलगम बन रहा है और आप अगर मूली खाते हो तो आपको तकलीफ़ हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह आप ककड़ी नहीं खा सकते हैं, ककड़ी खाने से भी आपको ये तकलीफ़ बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो नहीं खाना है, दूध, दही अवॉइड करना है। दूध आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं यानी मलाई निकला हुआ दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि हो सके तो उसे अवॉइड किया हुआ अच्छा है। दही नहीं चलता है आपको, आपको चीज़ नहीं लेना है, आपको बटर नहीं लेना है, आपको घी नहीं लेना है, ये सभी डेयरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेना है। ये इसलिए क्योंकि उनके अंदर चिकनाहट होती है और ये चिकनाहट आपके बलगम को बढ़ा सकती है। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों का ख़्याल रखिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठंडी तासीर की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। कई लोग मैंने देखा है कि जूसेस पीते हैं, फ़िटनेस फ्रीक्स होते हैं और सुबह-सुबह उठ के जूसेस पीना प्रेफ़र करते हैं। तो यदि आपको बलगम है, आपकी छाती के अंदर बलगम जमा है तो आप बिल्कुल जूसेस मत पीजिए, ख़ासकर सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी मत पीजिए। ये सब चीज़ें करने से आपकी बलगम की तकलीफ़ हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है।
कई लोग चॉकलेट्स के शौकीन होते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं। तो चॉकलेट भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि चॉकलेट के अंदर भी कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, चिकनाहट होती है कई बार, जिसकी वजह से हमें बलगम बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आपको बार-बार बलगम बन रहा है तो आपको ठंडे मौसम को अवॉइड करना है। यदि ठंडी के मौसम में हो तो प्रॉपरली कपड़े पहनना है। मैंने देखा है लोग प्रॉपरली कपड़े नहीं पहनते हैं, ठंडी के अंदर ऐसे ही निकल जाते हैं, तो बहुत तकलीफ ऐसे लोगों के अंदर हमें होती हुई देखने को मिलती है। आपको प्रॉपर कानों को ढकना है, आपको मफलर यूज़ करना है, स्वेटर यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपकी बलगम की शिकायत कभी भी कम नहीं होंगी यदि आप इन चीज़ों से नहीं बचते हो और ये प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो। इसके अलावा आपको फ्रिज में रखे हुए खाने को अवॉइड करना है, फ्रिज के प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना है। यदि कोई चीज़ ऐसी है जो फ्रिज में रखी है और आपको खानी ही है, तो आप उस चीज़ को फ्रिज के बाहर निकाल के रखिए और 1 घंटे तक एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पर रखिए। उसका जो टेम्परेचर है वो सामान्य आने दीजिए और फिर आप उसको खाइए, क्योंकि उस जो चीज़ आपने फ्रिज के अंदर रखी है उसके अंदर जो भी केमिकल चेंजेस हुए हैं, वो 1 घंटे के अंदर रिवर्ट हो जाते हैं और फिर इस रूम टेम्परेचर वाली चीज़ को आप सेफली कंज़्यूम कर सकते हो। लेकिन फ्रिज में से तुरंत निकाली हुई चीज़ आपको नहीं खानी है यदि आपको बलगम हो रही है तो। इसके अलावा आप एलर्जी वाले एरिया में जाने से बचें। आपको यदि पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर धूल बहुत रहेंगी, डस्ट बहुत रहेंगी, स्मोक बहुत रहेंगी और एलर्जिक माइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो आप ऐसे एरिया के अंदर जाना बिल्कुल अवॉइड करिए यदि आपको बलगम की शिकायत है तो। नहीं तो आपका बलगम कभी भी कम नहीं होने वाला। तो ये सभी प्रिकॉशन आपको लेना है और ये मैं फ्री ऑफ चार्ज आपको ये इतनी अच्छी सलाह बता रहा हूँ। आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को फॉरवर्ड कीजिए, बताइए, उन्हें भी जागरूक कीजिए, क्योंकि पैसे देकर भी ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है और मैंने देखा है कि कोई यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ भी आजकल नहीं बनाते हैं जिसमें ये सभी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा हेल्थ से रिलेटेड या होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा और आपके स्वस्थ सेहत की ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।